नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और अब इंडिया गठबंधन में एक सीढ़ी और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जो अखिलेश यादव देने जा रहे हैं, या फिर जो तमाम पार्टियां हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मांगती हैं, कितनी सीटें चाहती हैं जो बाकी गठबंधन की पार्टियां। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भरत भाई जुड़ चुके हैं। और खबर यह है कि भरत भाई के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है, या यूं कहें कि अंदर की बात है। तो वो अंदर की बात क्या है, जरा ये समझाइए भरत भाई। देखिए, अंदर की बात जो इस समय शाम का 8 बजा हुआ है और निकल कर ये आ रही है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के भीतर जो सीट शेयरिंग वाला मसला था उसमें अपनी तरफ से बता दिया है कि हमें कितनी सीटें चाहिए। कांग्रेस के अंदर खाने जो मीटिंग हुई उससे जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन के भीतर 21 सीटें चाहती है। 21 सीटें 21 सीटें। समाजवादी पार्टी गठबंधन में 60 से 65 सीटें चाहती है। तीसरी तरफ आरएलडी 12 सीटें चाहती है। 31 तारीख को इन लोगों को बड़े नेताओं के साथ में मीटिंग करनी है और इस पर फाइनल मोहर लगानी है कि कितनी सीटों पर बात बनेगी। लेकिन इस बीच जो सीटों का शेयरिंग का फॉर्मूला है कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे सीटें बांटेंगे। तो सीट की जो संख्या है वो तीनों दलों से निकलकर सामने आ चुकी है। 21, 65 से 60 और 12। नहीं तो ये 21 सीटें किस ग्राउंड क्या है इसका, इसके पीछे तर्क क्या है कांग्रेस पार्टी का? भाई उनको 21 सीटें उत्तर प्रदेश में दी जाएं तो दी कैसे जाएं? देखिए, जहाँ तक मेरी जितनी बात हुई है और जितनी चर्चा मेरी हुई है, हालांकि उन लोगों का, उन नेताओं का मैं नाम ओपन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारा बेस ये है कि हमने 2009 में हाँ 2009 में जब चुनाव लड़े थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार जब दोबारा बनी थी, यूपीए की सरकार आई थी, तो उस समय हमने उत्तर प्रदेश के भीतर 21 सीटें जीती थीं। तो कांग्रेस का बेस ये है कि हमने उत्तर प्रदेश में 21 सीटें 2009 में जीती थीं, इस वजह से हमको हमारी तब की जीती हुई सीटों पर लड़ने दिया जाए। तब से तो गंगा में बहुत पानी बह गया भाई जी। यही सवाल मेरा भी था कि तब से अब तक बहुत ज़्यादा राजनीति में फ़र्क आ चुका है। तब से अब तक बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो चुका है। तब से अब तक राजनीति ने पूरा 360 डिग्री टर्न ले लिया है। तब आपकी सरकार हुआ करती थी, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की सीट उत्तर प्रदेश में सुरक्षित थी। उसके बाद 2014 में 21 से सीधे डाउन होकर कांग्रेस 2 पर आ गई, 2 सीटें रह गई। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ तो 2 में से 1 सीट और चली गई। 2 में से 1 सीट और चली गई, राहुल गांधी खुद भी चुनाव हार गए। तो कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में जो आज का सच ये है कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी जब हम लोग बैठे हुए हैं उस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश में वो जो पश्चिमी यूपी का ज़िम्मा उनके पास था वो वापस ले लिया गया है और यहाँ किसी ब्राह्मण चेहरे को उनकी जगह पर बनाया गया है। उनका नाम अभी मुझे अश्वनी पांडे। हाँ, अश्वनी पांडे जी को बनाया गया है। तो अब इससे एक चीज़ और निकलकर अनुज भाई आती है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, बतौर पत्रकार, बतौर उत्तर प्रदेश का वोटर, बतौर उत्तर प्रदेश का नागरिक, कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को कांग्रेस को फोकस करना चाहिए था और अच्छे तरीके से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को प्रभारी बनाया था, तो अब उनको और प्रमोट करके पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाना चाहिए था। अब ऐसे वक्त में ये दूसरी चीज़ ये है कि प्रियंका गांधी को आउट करके क्या पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की अखिलेश यादव को देने की तैयारी चल रही है। और इसीलिए प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरे को उत्तर प्रदेश से बैक कर लिया गया है, ताकि 2 चेहरे आपस में क्लैश ना करें, 2 बड़े चेहरे आपस में ना टकराएं। या फिर कांग्रेस की रणनीति ये हो सकती है कि जब हमने उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव जी को कार्यभार दे दिया है और मायावती जी ने भी ये संदेश दिया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है
कि हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में भी आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब दो धुरंधर मौजूद हैं, बहन जी और अखिलेश यादव, जब दो धुरंधर मौजूद हैं कि उनको उनके मौजूद होते हुए प्रियंका गांधी को यहाँ पर लगाया जाए। अब ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी को किसी और राज्य की जिम्मेदारी दी जाए, कहीं और उनको फेस बनाया जाए। भरत भाई अभी मैं इसमें जोड़ देता हूं, अभी अमन से हमारे रिपोर्टर जो है उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अब आए, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है उनको आए हुए। भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली तो किनारे किनारे से चले गए, बागपत होते हुए निकल गए थे वो पश्चिम में, वो उत्तर प्रदेश में आए नहीं बहुत दिनों से। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट उठाया उन लोगों ने। नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी एक भारत जोड़ो यात्रा या उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा चला रहे हैं सहारनपुर की तरफ से, अभी परसों शुरू हुई है कांग्रेस की। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका दूसरा चरण मध्य प्रदेश से अभी कुछ दिन पहले शुरू होने वाला था। हालांकि मध्य प्रदेश हारने के बाद वो यात्रा कुछ दिन के लिए रुक गई है और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द उसके समय और स्थान की घोषणा हो सकती है भारत जोड़ो यात्रा की। और पिछली बार राहुल गांधी का फोकस था साउथ के राज्यों से उन्होंने शुरू किया था। इस बार उनका फोकस हिंदी पट्टी के राज्यों में रहने वाला है और जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक या तो राजस्थान से यात्रा शुरू हो सकती है या मध्य प्रदेश से यात्रा शुरू होकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार छत्तीसगढ़ होते हुए बंगाल की तरफ यात्रा जा सकती है, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ये अभी भविष्य के गर्त में है, राहुल गांधी जाने, उनकी पार्टी जाने, कांग्रेस जाने कब कहाँ कैसे शुरू करेंगे। लेकिन जैसे कि चर्चाएं हैं और जहां तक हमारे सूत्र कहते हैं वो ये है कि उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र से इस बार भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है। भरत भाई वापस उसी पर आते हैं जहां से हमने बातें शुरू की थी, 21 सीटों पर आते हैं। अब देखिए समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि भाई हम तो 65 वरना 50 से नीचे तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी मानने वाली है। आपको लगता हो तो बताइएगा। आरएलडी 12 सीटों पर जमकर तैयारी कर रही है, ये खबरें निकल कर आई थी, हमने वीडियो भी बनाया था कि 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर जमकर तैयारी कर रही है और 5 सीटों पर जयंत चौधरी का खुद पर्सनली फोकस है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर अब कैसे बात बनेगी? देखिए, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा। थोड़ा और पीछे चलेंगे तो हम 2019 के चुनाव में पहुंचेंगे, 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 का लोकसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ, बहन जी और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। फिर मैं रिपीट करूंगा, ये वही काल था जिस समय नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती देने वाला नहीं था, लेकिन दोनों के गठबंधन ने चुनौती दी। 10 सीटें, 10 और 15, 5 सपा की, 10 बहन जी की, 15 सीटें जीती। इस गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ी थी 37 पे, और बहन जी 38 सीटों पर लड़ी थी 38 पे। ये होती थी 75। इसके बाद आरएलडी के लिए सीटें छोड़ी गई थी और जो 7 के दल हैं, और 2 सीटें छोड़ी गई थी, एक राहुल गांधी के लिए और एक सोनिया गांधी के लिए। 38 सीटों में 38 सीटें बहन जी की थी, बहन जी ने 10 सीटें जीती। 38 सीटों में 2 दर्जन ऐसी लगभग सीटें थीं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर रहे। भले ही वो जीत नहीं हो पाई, लेकिन कुछ हजार से वो मार्जिन रह गया, जीत नहीं पाए। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि पिछले गठबंधन में भी बहन जी के पास 0 सीट्स थी, 0। उन्होंने 2014 में अंडा दिया था, उनके पास 0 सीट्स थी, फिर भी अखिलेश यादव ने बहन जी को अपने से एक ज़्यादा सीट दी। ये बहुत मायने रखती है बात। 38 सीटें और खुद 37 पर लड़े, 5 जीते, वो 10 जीती। अब क्या है कि अखिलेश यादव पहले से ये बात कह रहे हैं कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बड़ा दिल नहीं दिखाया तो उस पर अब ये बहुत कम संभावनाएं हैं कि अखिलेश यादव 50 से नीचे, तो ये तो बहुत मिनिमम हो गया, 60 से नीचे उतरें। 50 अगर उतरते हैं तो मान लीजिए कि 50 के बाद तो बात होनी ही नहीं किसी से, क्योंकि 50 के बाद कांग्रेस जो 21 मांग रही है, 50, 60, 70, 20 सीटें कांग्रेस की। अभी आप कह रहे हैं 60 सीटों पर अड़े रहेंगे अखिलेश?
60 सीटों पर, जहां तक हमारे सूत्र कह रहे हैं 60 से 65 सीटें, वो बोल रहे हैं 65, तो 60 से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है कि 60 से नीचे उतरें, क्योंकि नेताजी का कहना है जब बसपा के साथ गठबंधन किया था, या जब इससे पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था 17 में, तो मुलायम सिंह जी यादव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और बहुत दूर की बात कही थी। बहुत लोगों ने उस बात को समझा, सोचा, उसके बाद वो समझ पाए कि नेताजी क्या बात कह रहे हैं। उस समय नेताजी ने ये कहा था कि अखिलेश, जितनी सीटें मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है और दर्शक बताएं, 105 सीटें शायद दी थी, 102 या 105 सीटें दी थी कांग्रेस को लड़ने के लिए 2017 के चुनाव में। तो मुलायम सिंह जी ने ये बात कही थी कि अखिलेश जी 105 सीटें तो आप बिना लड़े ही हार गए। 105 सीटें अगर आप लड़ते तो 105 सीटों में 5 सीटें तो जीतने की गुंजाइश हो सकती थी, बन सकती थी। 105 तो आप कांग्रेस को देकर बिना लड़े ही हार गए। तो नेताजी ने उस समय जो सीख दी, उस समय जो शिक्षा दी, और उस समय से अब तक का अखिलेश यादव जी का जो अपना अनुभव है, उस अनुभव को समाजवादी पार्टी से कुछ नेताओं से, जैसा कि मेरी बात हुई, उनकी बातचीत से मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी 65 बोल रही है, 60 से नीचे नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा बार्गेन होगा 60 से नीचे। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो 21 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है, कांग्रेस पार्टी इससे नीचे बहुत आसानी से उतरेगी। कांग्रेस पार्टी, और मेरे जो सूत्र कहते हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस को अगर 10 सीटें भी देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है बीच में, कांग्रेस से ज़्यादा तवज्जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने पीडीए के जो गठबंधन के दल के लोग हैं उनको इस बार देने वाले हैं, क्योंकि 2019 में ये समझ में आ चुका है और 2022 में ये और अच्छे से समझ में आ चुका है कि छोटे दलों में कांग्रेस से ज़्यादा शक्ति है लड़ने की, उनमें कांग्रेस से ज़्यादा है मादा है उत्तर प्रदेश में लड़ने का। और इसलिए अखिलेश यादव अपने उन छोटे गठबंधन दलों को, जिन्होंने 2022 के बाद समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ रहे, उनको इस बार ठीक ठाक सीटें लड़ने के लिए दे सकते हैं। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक बात है, लड़ने के लिए दे सकते हैं छोटे दलों को, ये बात समझ में आती है। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का हमेशा से दबदबा रहा है, वो कभी सीट जीत कर लाएं या ना लाएं, लेकिन एक प्रभाव ज़रूर रहा है। पश्चिम से लेकर हमने पूरब तक देखा है पूरा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या आकलन निकल कर आ रहा है, कौन कितनी सीटों पर राज़ी हो सकता है अगर एक टेबल पर बैठेंगे तो? क्योंकि किसी तरह का भी कोई भी झगड़ा अगर बाहर आता है, चौराहे पर आता है, तो एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलेगा कि इंडिया गठबंधन में देखिए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फिर से मारकाट मच गई। देखिए, बहुत ईमानदारी से कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को आरएलडी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आरएलडी ऐसा दल रहा है गठबंधन का या अखिलेश यादव जी के साथ का, जिसने हर परिस्थिति में साथ दिया है, तो आरएलडी का साथ देना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव जी ने भी उनको नवाजा है, उनके लोगों को जो है उसके बाद इनाम दिया है, ऐसा नहीं है। आरएलडी को प्राथमिकता देनी चाहिए कांग्रेस से ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मांग वो चाहे 100 सीटें भी 80 के 80 मांग लें, लेकिन जीत वो 2 ही सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 5, 6, 7, 8 और 10 सीटों के अंदर, 5 सीटों के अंदर 6, 7, 8, 5 सीटें इनफ हैं कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश। डबल डिजिट पे नहीं आना चाहिए कांग्रेस के लिए 5। देखिए, अगर जीतने के लिए लड़ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बतौर पत्रकार जो मैं देख पा रहा हूं वो मैं बता रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को 5 सीटों पर संतोष करना चाहिए, क्योंकि 5 सीटों से ज़्यादा है भी नहीं। 50 सीटों पर भी लड़ लें तो भी 2 ही सीटों पर टक्कर दे सकते हैं, अमेठी और रायबरेली। आरएलडी जो 12 सीटें मांग रही है, मेरे ख्याल से वो वाजिब मांग रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि, अब मुझे पूरा नंबर तो नहीं मालूम है, लेकिन 30 सीटों के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, और उसमें से अगर 12 मांग रहे हैं तो मेरे ख्याल से वाजिब सीटें आरएलडी मांग रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और 2022 में उतना चमत्कार नहीं कर पाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर जयंत चौधरी जितना करना चाहिए था, लेकिन फिर भी
जो 12 सीटें मांग रहे हैं उनमें कुछ कम ज़्यादा करके उनकी मांग आसपास के रह सकती है। लेकिन उपचुनाव में खतौली निकाल दिया था। हाँ, क्योंकि आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर प्लस करती है, ये याद रखना चाहिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा प्लस नहीं कर पाती है। और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में संतोष करना चाहिए कि जितनी सीटें हमें मिल रही हैं, अगर 5 भी मिल रही हैं तो 5 बहुत मिल रही हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से हटना, उनका देखिए उनको कौन हटा सकता है? वो तो खुद इच्छा जाहिर की होगी कि भाई मैं हटना चाहती हूँ, या फिर पार्टी में बैठक हुई होगी, मीटिंग हुई होगी, एक मेज पर रणनीति बनी होगी। इसके पीछे की सोच क्या नज़र आ रही है? देखिए अनुज जी, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ईमानदारी से मैं कहूँगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी में लोग एक मेज पर बैठे होंगे, टेबल पर बैठे होंगे और उसके बाद हटा दिया होगा, तो मैं एक बार सहमत हो सकता था। लेकिन प्रियंका गांधी जी को एक मेज पर बैठकर लोग हटा दें तो ऐसा बहुत मुश्किल है। प्रियंका गांधी, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उनको तो कौन ये हटा वही सकता है? हाँ, ये वही बात हो गई कि एक मेज पर बैठकर लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को हटा दिया, या ये वही बात हो सकती है कि एक मेज पर बैठकर लोगों ने अमित शाह को हटा दिया। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक मेज पर बैठकर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को हटा दिया। मुझे जो ऐसा लगता है, मेरे जो सूत्र कहते हैं, या जितनी चर्चा मेरी अभी हुई 10-15 मिनट पहले लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से निकाल कर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है और अखिलेश यादव गठबंधन में, इंडिया के गठबंधन में बहुत ईमानदारी से और आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार भी बहुत ज़्यादा है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी लगभग एक जैसा है, बसपा का भी वोट बैंक लगभग एक जैसा है। तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव को सिंगल हैंडेडली कमान देनी चाहिए। वो नफ़ा नुकसान अलग बात है कि हमारी पार्टी का क्या होगा, हम अपनी पार्टी के लिए लड़ेंगे, लेकिन इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो पहले नंबर्स लाने होंगे। नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर लोकसभा के भीतर नंबर ही नहीं होंगे तो पार्टी मजबूत करके क्या कर लेंगे, और वो भी उस हालत में जब उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की पहले से दुर्गति हो रखी है। हाँ, तो मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से निकालकर किसी दूसरे राज्य में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, मेरा ऐसा मानना नहीं, हमने देखा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सारे फॉर्मूले फेल हुए। बहुत सारी महिलाओं को टिकट बांटे कांग्रेस पार्टी ने, और किस किस को टिकट बांटे उनके तो चेहरे भी किसी को नहीं मालूम था, उनके नाम भी किसी को नहीं मालूम थे, लेकिन सिर्फ महिला होने के नाते 22 के चुनाव में टिकट बांट दिए गए। तो ये रणनीति थोड़ी खराब रहती है इनकी। देखिए, मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जिस नारे के साथ उतरे थे, वो फ्लॉप नारा था। जिस उत्तर प्रदेश में आप बताइए सामाजिक जो व्यवस्था है वो जाति पर सबसे ज़्यादा आधारित है, वोटिंग जाति पर सबसे ज़्यादा आधारित है, चीज़ें जाति पर सबसे ज़्यादा आधारित हैं, इवन राशन भी जाति पर सबसे ज़्यादा आधारित है। मोदी जी ने गरीबों की एक जाति बनाई है, उसी जाति को राशन दे रहे हैं। तो जब सब कुछ जाति आधारित है यूपी और बिहार के भीतर, तो वहाँ आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के ज़रिए आप बहुत मैसिव ऑडियंस को नहीं पकड़ सकते, बहुत ज़्यादा वोटर्स को आप नहीं पकड़ सकते। तो ये उस समय ही कांग्रेस एक प्रयोग करना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करना चाहती थी। 2022 के चुनाव में कांग्रेस जीतने के लिए लड़ ही नहीं रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला फॉर्मूला फेल फॉर्मूला था, पहले से ही फेल फॉर्मूला था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की जो रणनीति थी वो आप ये समझ लीजिए कि वो जल्दी में लिखी गई स्क्रिप्ट थी, जिसके डायरेक्टर को ये मालूम था कि हमारी पिक्चर जब सिनेमा हॉल में लगेगी तब ये पिटेगी ही पिटेगी। लेकिन उस डायरेक्टर को उसके खाते में एक पिक्चर आई थी बनाने के लिए, सो उसको बनाना था, इसलिए उनने बना दिया, लगा दिया। अब ऑडियंस गाली दे या बिना देखे वापस आ जाए वो अलग की बात है। तो कांग्रेस का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला फॉर्मूला ऐसे ही था। अच्छा, 22 के चुनाव में कई कांग्रेसी नेताओं से मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कहते थे कि भाई ठीक है 22 का चुनाव तो है जैसा है, हमें पता है क्या होने वाला है, हमारा मेन टारगेट मेन फोकस 24 का चुनाव है। और 24 का चुनाव है तो यानी कि ऐसे लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, तब तक गंगा में बहुत पानी बह गया ना अनुज जी, तब तक बहुत पानी बह गया। कांग्रेस को अभी इन 3 राज्यों में हार से पहले तक ये उम्मीद थी कि हम सिंगल हैंडेडली लड़ सकते हैं। ये जब गठबंधन बन रहा था तो इसके लिए कांग्रेस इतनी ज़्यादा संजीदा नहीं थी।
बहुत मैं ईमानदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ, कांग्रेस इसके लिए संजीदा नहीं थी। इसके लिए दो व्यक्ति सबसे ज़्यादा संजीदा थे और तीसरे व्यक्ति हैं नीतीश कुमार जो संजीदा थे, और पहले जो दो व्यक्ति थे वो दो व्यक्ति थे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। ये दो व्यक्ति सबसे ज़्यादा संजीदा थे, तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार थे। कांग्रेस तो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही थी 3 राज्यों के चुनाव से पहले तक। अब कांग्रेस को ये मालूम चल गया है कि गुरु मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बात कहता हूँ, अगर कांग्रेस के लोगों को बुरा लग रहा है तो लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है तो लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कांग्रेस अब बैकफुट पर आई है, ये 3 राज्य हारने के बाद आई है। अगर अखिलेश यादव 71 सीटों पर नहीं लड़ते चुनाव मध्य प्रदेश के भीतर, तो कांग्रेस को मालूम ही नहीं चलता कि मुलायम सिंह जी यादव के बेटे में क्या हैसियत है, क्या ताकत है। ये मालूम ही नहीं चलता कौन अखिलेश वकीलेश। अब कम से कम ये मालूम चला है कौन अखिलेश वकीलेश, ताकत मालूम चली है। कांग्रेस को अब ये मालूम चल गया है कि सिर्फ अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस को ये मालूम चल गया है कि क्षेत्रीय छत्रपों में ताकत है। आप महाराष्ट्र में एनसीपी को किनारे नहीं लगा सकते, आप शिवसेना को किनारे नहीं लगा सकते, आप बंगाल जाके दीदी को किनारे नहीं लगा सकते, आप नीतीश कुमार को हटा नहीं सकते कि आप जो है कांग्रेस हम सिंगल हैंडेडली लड़ लेंगे। बिहार में नहीं लड़ पाएंगे आप। आपका वोटर सेम हो सकता है, आपका पिछड़ा वोटर सेम हो सकता है, मुस्लिम वोटर सेम हो सकता है, लेकिन पकड़ क्षेत्रीय छत्रपों की ज़्यादा है, जहाँ पर क्षेत्रीय छत्रपों की ज़्यादा चलती है। अच्छा भद्र भाई, जाते जाते चूंकि अंतिम दौर में हैं हम लोग बहस के, जाते जाते हम उसकी चर्चा ना करें जो मुद्दा मैं बोलने जा रहा हूं तो बात अधूरी रह जाएगी। आज एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई है, समाजवादी पार्टी के सामने बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे ब्राह्मण समाज सम्मेलन के, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इस पर मेरी राय चाहेंगे कि इसको आप कैसे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने की समाजवादी पार्टी कई बार कोशिश कर चुकी है। इससे पहले भी यहाँ लखनऊ में अभी पिछले चुनाव में बहुत बड़ा फरसा लगवाया था। ब्राह्मण समाज जो समाजवादी पार्टी के साथ है, देखिए मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैं कहता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। कई लोग फ़ोन करके ये कहते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कहने जा रहा हूँ, देखिए बुरा लग जाएगा, अब लगे तो लगे, लेकिन सच बात तो कहनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोटर्स में वही वोट मिलेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कैंडिडेट्स को टिकट देगी। समाजवादी पार्टी अगर ये सोचे कि वो कहीं पर पिछड़े कैंडिडेट को खड़ा करती है तो ब्राह्मण वोट्स मिल जाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए टिकट बंटवारे पर ध्यान देना होगा। आप ये कहिए कि फरसा लगाकर, मंदिर बनाकर वोट मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपको टिकट बंटवारे पर ध्यान देना होगा, जैसे बीजेपी देती है, जैसे कांग्रेस देती है। तो टिकट बंटवारे पर जब आप ध्यान देंगे तो ब्राह्मण बाहुल्य इलाके में जब आप ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करेंगे तब आपको ब्राह्मण वोट्स मिलेंगे ना। जब आप वहाँ की इक्वेशन के हिसाब से चीज़ें करेंगे तब मिलेंगे। आप ये कहिए कि ब्राह्मण सम्मेलन कर देने से ब्राह्मण वोट मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। यही बात दूसरी तरफ आप कह लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी यादव सम्मेलन कर दे और कहे कि यादव वोट मिल जाएंगे, तो वो नहीं मिलेंगे, वो वही मिलेंगे और वैसे ही मिलेंगे जैसी जहां जिसकी ज़रूरत होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुरी लग गई होगी आपकी ये बात। अब देखिए, सच तो सच होता है। वो तो उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हाँ ठीक है, मामला ठीक हो रहा है अब। नहीं, अगर देखिए कौवा, देखिए भारत एक सोच पर ये बिल्कुल नहीं होता कि कौवा कान ले गया, और भारत एक सोच पर भी हम लोग ये कहने लग जाएं कौवा कान ले गया ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कौवा कान ले गया। भाई, जो चीज़ नहीं होती हुई हमें दिखाई दे रही है वो हम कैसे बोल दें? भरत यादव ये बात कैसे बोल देंगे कि ये बात हो रही है? भरत यादव डंके की चोट पर ये बात कह सकते हैं कि अगर सीट इक्वेशन के हिसाब से आपको ब्राह्मण वोट मिल सकता है। आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपर कास्ट वोट, ब्राह्मण वोट्स आपके पास भागे चले आएंगे सिर्फ इस बात को लेकर कि हम ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, इसको आपको दूर करना चाहिए। मैं बहुत ओपनली ये बात कहता हूँ कि बहन जी के साथ ब्राह्मण वोट्स गए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोट्स
भयंकर तरीके से गए। 2007 में उन्होंने ही जिताया। भयंकर तरीके से गए। क्यों गए? आप इतिहास का पन्ना खोल कर तो देखिए। आप 2007 में चलिए तो सही, आप 2007 की उन गर्मियों में चलिए तो सही, जब यहाँ के किसानों के गेहूं कट रहे थे, थ्रेसरिंग हो रही थी, उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान आ रहे थे, बारिश हो रही थी। उस मौसम में चलिए तो सही, जब 2007 का चुनाव हो रहा था और बहन जी प्रचंड बहुमत के साथ वापस मुझे याद आई आता है थी। उन्होंने कहा, एक नारा भी दिया था 2007 में कि लेकिन क्यों ब्राह्मण हुआ? हाँ। घंटी बजाएगा कि चलता जाएगा, हाथी मस्त चलता जाएगा, ऐसे कुछ दिया था ब्राह्मण उसके और पहले दलितों भी को। उन्होंने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार। देखिए मैं कह पुरानी देता बात हूं है, तो फिर लोगों अब को- बीएसपी वाले बुरा मान जाएंगे। मैं कह देता हूं तो लोगों को बुरी लग जाती है, लेकिन सच कहना बहुत आवश्यक है। देखिए अब क्या है कि बहन जी ने जो तारीफ लायक काम किया, बहन जी ने सबसे तारीफ लायक काम किया कि 2007 में ब्राह्मण्स को अपने साथ जोड़ा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समुदाय किसी के साथ जुड़ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ब्राह्मण समुदाय को जहाँ पर आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, वहाँ पर वो जाता है, उसका सहयोग करता है। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में कट्टर समाज कभी नहीं रहा। ब्राह्मण समाज ऐसा कभी नहीं रहा कि हम इस पार्टी के हैं तो हम यहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं रहा। बिखरता रहा इधर उधर, जहां उसको जब सम्मान मिला वो वहां गया 2007 में। लेकिन वो वहां गया कैसे? अब आप ये कह दीजिए ब्राह्मण सम्मेलन करने से चला गया, नहीं गया। बहन जी को आप देखिए ना, बहन जी ने उस समय ब्राह्मण बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा, उनको टिकट दिए, उनको पार्टी में बड़े पदों पर रखा, उनको आगे किया। अभी सतीश चंद्र मिश्रा, आप नाम ले लीजिए, उनके नाम से कितना ब्राह्मण समाज बिल्कुल बसपा में गया। बिल्कुल। तो ऐसे और भी नेता थे जिनको मायावती जी ने उस समय जोड़ी, और उन्होंने ही एक शब्द दिया। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन अब इतिहास की बात आ गई। उन्होंने ही, अगर दर्शक गौर करेंगे, पहली बार शब्द दिया, भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ये शब्द आया, सोशल इंजीनियरिंग। उसे ही कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जहां पर आप वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर अपने पास लाएं, उनको प्रतिनिधित्व दें, तभी तो वो वर्ग आपके पास आएगा। राजनीति राज करने की नीति है, तो जब आप ब्राह्मण वर्ग को राज करने की नीति बनाएंगे, उसको उस पद पर बिठाएंगे, लाएंगे, आप संगठन में उनको महत्व देंगे, संगठन में रखेंगे, फिर टिकट देंगे, फिर उनको जिम्मेदारियां देंगे, तभी तो समाज जुड़ेगा। कोई भी समाज हो, तुम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, यादव हो, कोई भी हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, जहाँ जिसको सम्मान मिलेगा। भरत यादव को अगर सम्मान अनुज जी दे रहे हैं तो भरत यादव अनुज जी के साथ बैठे हुए हैं। अनुज जी 4 गाली दे देंगे तो भरत जी उठकर चले जाएंगे। हो सकता है भरत जी निर्बल हों तो वापस ना गरिया पाएँ, आप 4 थप्पड़ मार पाएँ, भरत जी निर्बल हों तो ना मार पाएँ, लेकिन उठकर तो चले ही जाएंगे ना। तो इतना तो कर ही सकते हैं भरत जी। तो कोई भी समाज हो, सिर्फ सम्मेलन कर देने से नहीं होगा। मैं बहुत ईमानदारी से बात कहता हूँ, सिर्फ सम्मेलन करने से कोई जुड़ जाएगा, हो जाएगा, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। अगर आप लोगों को लगता है या दर्शकों को लगता है तो अलग बात हो सकती है। चलिए भरत भाई, बहुत शुक्रिया। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी ये जो बातें हैं वो हमेशा मैं कहता हूँ कि चलती रहनी चाहिए, और जब भरत भाई के साथ जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बातें चलती ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ज्ञान की बातें होती रहे ज़्यादा अच्छा है। एक बार फिर किसी नए मुद्दे में के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे जल्द से जल्द आप तक हमारा नोटिफिकेशन, हमारी खबरें, हमारे वीडियोज़ पहुँच पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार।